मिशन नौकरी के सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जीके जीएस के, वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज और मिशन नौकरी के तहत आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पिछले क्लास में हमने 27 तक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करे थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है गलत। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सूचकांक के 3 आयाम है, जो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तो बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम का समान भार दिया जाता है, ये भी सही है। उसका कह रहा है सूचकांक में 10 प्रचाल है, तो 10 प्रचाल नहीं फ्रेंड्स, बल्कि 12 प्रचाल इसमें शामिल है। उसका कह रहा है प्रत्येक प्रचाल का समान भार है, ये भी सही है। इसलिए हमारा गलत कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा गलत हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 29 अर्थात कि 29। ये कहता है आपका कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वो थे आपके पीबी महालनोबिस, क्योंकि इन्हीं के ने सबसे पहले नियोजन के लिए कार्य किया था और इन्हीं के देख रेख में पहली बार 5 ईयर प्लान अर्थात कि पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से शुरू हुई थी, इन्हीं के योजना के नाम पे रखी गई थी। इसलिए कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल पेश किया गया था, तो महालनोबिस मॉडल पेश किया गया था और इसे नियोजन के वास्तुकार भी कहे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। ये कब तक चली थी? 2000 टोटल 14 तक पंचवर्षीय योजना चली है। 2015 से आपका क्या शुरू हो गया है? तो नीति आयोग शुरू हो गया है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, अर्थात जो रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो विदेशी पैसों का भंडारण करता है, करेंसी भी जारी करता है, जनता से प्राप्त जमा पैसों का ब्याज देने का काम इसका नहीं है, अर्थात कि सी गलत हो जाएगा। नकद आरक्षण का संरक्षण भी करता है, क्योंकि यह बैंकों का बैंक है, इसमें किसी इंसान का नहीं बल्कि बैंक का अकाउंट खुलता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। उसके बाद आगे की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई। तो तिलहन के लिए कौन सी क्रांति चली है? तो है आपकी पीली क्रांति। फ्रेंड्स, इसमें जानने वाली बात है कि पीली क्रांति चलाई किसने है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो याद रखना है इसका किसने चलाया था। तो ये थे आपके पित्रोदा। इनका नाम क्या था? पित्रोदा, सैम पित्रोदा। इनका नाम क्या था फ्रेंड्स? सैम पित्रोदा। याद रहेगा फ्रेंड्स, सैम पित्रोदा। और श्वेत क्रांति की बात की जाए और नीली क्रांति और भूरी क्रांति, ये 3 क्रांति है। ये सभी आपका श्वेत क्रांति अंडे के लिए जानी जाती है, नीली क्रांति किसके लिए जानी जाती है? मत्स्य के लिए, और भूरी क्रांति किसके लिए जानी जाती है? बागवानी के लिए। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, नीली क्रांति मत्स्य के लिए, भूरी क्रांति बागवानी के लिए और श्वेत क्रांति अंडे के लिए। राइट फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम, तो सबसे कम केरला में 0.7% आपकी यहाँ पे रेशियो है। और सबसे अधिक बात की जाए तो सबसे अधिक आ जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, 1000 में लगभग आपके 56 के आसपास में मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा सबसे कम किसमें है? केरला में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड्स, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में WTO के अलावा आपका WHO का भी हेड क्वार्टर है और ILO अर्थात कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर है। और याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC दिया हुआ है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए। वाशिंगटन DC क्या है? यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर। ठीक है, न्यूयॉर्क की बात कीजिएगा तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बार बार, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर। उसके बाद अगर सिएटल कीजिएगा तो सिएटल आपका अमेजोन का हेड क्वार्टर है। अमेजोन जो आप यूज़ करते हैं, अमेजोन का हेड क्वार्टर सिएटल में है। माइक्रोसॉफ्ट का भी है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करने में आपको समय लगता होगा, मैं बताता हूँ तरीका जिससे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका लाइन ऐसे किया गया है,
बीच में इस त्रिभुज का क्रॉस किया गया है। तो काउंटिंग आप करिएगा, पहले त्रिभुज 1 और 2, अर्थात कि इनमें टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे, 1 + 2 अर्थात कि 3। इसी तरह से इस साइड वाला भी है, तो 1 और 2 और टोटल कितने हो जाएंगे, 3 अर्थात कि 3 यहाँ पर भी मिल जाएंगे, 6 6 इसमें भी मिलेंगे, यहाँ पे भी त्रिभुज एक बन रहा है, 6 इसमें और 6 इसमें भी मिलेंगे, यानी कितने हो गए, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 18। तो आपको ऐसे ही हो गए, कितने हो गए 18 हो गए। 18 के अलावा कितने हो गए, 18 के अलावा 2 2 उल्टे में चले जाइए, 1 और 2 2 2 बढ़ा दीजिए, तो यानी कि 2 इसमें बढ़ गए, 2 इसमें बढ़ गए और 2 इसमें बढ़ गए, 18 और 6 कितने हो गए, टोटल 24 हो गए, टोटल 24 हो गए। अब क्या हो गया कि अब उसके बाद 4 और बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, ये आपका हो जाएगा क्या, एक ये हो जाएंगे, 1 ये 2 और ये क्या हो जाएंगे 3 और ये 4, ठीक है। टोटल 24 + 4 यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे 28 आपके क्या हो जाएंगे, ये इनमें त्रिभुजों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा किस भाग में इसे जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स इसे जोड़ा गया है 4A में। यह कब जोड़ा गया है, तो यह फ्रेंड्स जोड़ा गया 1976 में। कब जोड़ा गया, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एग्जाम में भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वें, कब 1976 में, और किस भाग में, तो 4A में। उस समय जब स्टार्टिंग में आपका जोड़ा गया था तो उसमें मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, कुल 10 थी, लेकिन अभी अगर पूछेगा तो अभी मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, 11 है, क्योंकि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा एक और आपका मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल कर दिया गया है। तो आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 36, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह किसने कहा था। तो फ्रेंड्स ये कहते हैं हेगल ने। किसने कहते हैं, हेगल। और ये कहाँ के हैं, तो जर्मनी के हैं, जर्मनी के दार्शनिक है, याद रखिएगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, यानी कब प्रस्तुत किया गया था। तो फ्रेंड्स ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा इनके डेट भी। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी दिल्ली में। कहाँ हुई थी बैठक, दिल्ली में। और जिनके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखता है कि पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कब आपका अध्यक्षता की थी, 9 दिसंबर को। कहाँ पे हुई थी, दिल्ली में। और ये प्रस्ताव कब रखा गया था संविधान सभा का, 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्तावित किया गया था। आगे देखिए अगली क्वेश्चन कहता है आपका, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे ये, तो 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि प्रथम अस्थाई सदस्य, ध्यान रखिएगा ये प्रथम सदस्य थे लेकिन अस्थायी थे। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अस्थायी सदस्य, तब आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि 11 दिसंबर को इन्होंने अध्यक्षता ले ली थी अस्थायी रूप में। क्लियर है फ्रेंड्स। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू किया गया। तो 1909 में मार्ले मिंटे सुधार आया था। इसी मार्ले मिंटे सुधार के द्वारा हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक क्या है। तो नागरिक से रिलेटेड, अर्थात कि नागरिकता के बाद आर्टिकल आपका कहाँ से कहाँ तक करता है, तो 5 से लेकर 11 तक करता है। ठीक है। और कहता है, इसमें कहता है आपको संपत्ति के आधार पे कोई यहाँ का क्या नहीं बन सकता, नागरिक यहाँ का नहीं बन सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा।
तो फ्रेंड्स ये अपना अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, यानी लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को। ध्यान रखिएगा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का आपका जो शपथ है वह शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह लोकसभा में से जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसी में से किसी एक को चुनकर उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो फ्रेंड्स अगर भारत के द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो कुल 6 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में क्या व्यवस्था की गई है, आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। जिनमें कौन कौन राज्य है, आपका बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, जम्मू कश्मीर पहले था लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा कौन कौन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, ये कितने राज्य हो गए कुल? ये कुल 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, और कहाँ पर नहीं है, तो पंजाब में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो फ्रेंड्स केवल भारतीयों की बात कीजिएगा तो कुल 5 ऐसे हैं जो भारतीयों को प्राप्त है। 15 नंबर, 16, 19, 29 और 30 भी। ठीक है, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 15, 16, 19 और 29 दिया हुआ है, तो इससे हम इसे सही मानेंगे। तो 15 नंबर की बात की जाए तो 15 समानता की बात करता है, सबकी समता की बात करता है कि सभी में समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। ठीक है, क्षमता होनी चाहिए। 16 नियोजन में समता की बात करता है कि नियोजन सबको बराबर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, 19 नंबर क्या है, आपको बोलने की स्वतंत्रता की बात करता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, जहाँ मर्जी रह सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करता है। 29 नंबर जो है आपका, 29 नंबर क्या करते हैं, 30 नंबर आपका अल्पसंख्यक के लिए कार्य करता है, अल्पसंख्यक जितने होंगे उनके लिए काम करता है। और 29 नंबर जो है भाषा के लिए संरक्षण की, आपकी भाषा और लिपि इनकी संरक्षण की बात करता है। तो यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्यसभा में, अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्य कथन को चुनिए, मतलब कि सही आंसर इसका कौन होगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, 12 सदस्यों की मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उसका दूसरा कह रहा है प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए भी गलत है। लास्ट नंबर सही है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को चुनता है। तो 2 सदस्य वो कौन से हैं, तो वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, हालांकि एंग्लो इंडियन अब नहीं है, पहले रहते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन भी आजकल नहीं है, इसलिए 2 सदस्य 2 सीट और खाली हो गए। ठीक है, और आपकी लोकसभा के कुल आपको सीटों की बात की जाए तो 543 थी। ठीक है, 543 अभी है। और बिहार में विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 243, याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। कभी कभी पूछ देता है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, तो भी याद रखिएगा 245। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में सत्य कथन को चुनिए, ये आपका वित्त आयोग के बारे में। तो कहता है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है, यह आपका आर्टिकल 280(1), आर्टिकल जो है 280(1) के आधार पे ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आसानी से आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है वित्त आयोग को संसद नियुक्त करता है, ये गलत है, संसद नियुक्त नहीं करता है, बल्कि इसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कीजिएगा तो कहता है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। बिल्कुल गलत है, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य उसमें होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो 6 वर्ष बाद नहीं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट पेश करता है। ये सब याद रखिएगा, आर्टिकल 280(1) में दिया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इनमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, और 5 क्या होते हैं, 5 वर्षों पर अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें
तो कहते हैं राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने बताया कि कुल सदस्य कितने होंगे 245, लेकिन अगर कोई सभा अगर करनी हो तो कम से कम 25 के द्वारा भी उसे आपका सदस्य 25 सदस्य भी शामिल हो तो आयोजन किया जा सकता है, बैठक किया जा सकता है। इसलिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य कम से कम चाहिए तो 25 सदस्य। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो फ्रेंड्स वो एंथैल्पी है। एंथैल्पी में परिवर्तन से अभिक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान वृद्धि घटने से प्रभाव पड़ेगा तो उत्प्रेरक से भी और सांद्रता से भी, लेकिन एंथैल्पी से नहीं पड़ेगा। ऐसा फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा आप लोग को सीरीज। देखते अगले क्लास में। तब तक अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।